उस रात रामलाल मेरे कमरे में आया और बोला, मेम साहब खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, रामलाल मेरा एक काम करोगे? तो रामलाल बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहब। मैंने कहा, रामलाल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सा तेल गर्म करके लाओ, मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। रामलाल बोला, ठीक है मैम साहब, हम तेल गर्म करके लाते हैं। मैं उस रात गाउन पहने हुई थी, मैं पर लेट गई। रामलाल 5 मिनट में तेल गर्म करके मेरे कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा, रामलाल मेरे पैरों को तेल लगाकर मालिश कर दो। रामलाल जी मैडम साहब करके मेरे पैरों को तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रामलाल को अपने जलवे दिखा सकूं। रामलाल मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को घूर रहा था। रामलाल की ऊँग की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। फिर मैं पलट गई और बोली, रामलाल मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। मैं थोड़ा सा हिचकिचाने लगा। उसने कहा, मैम साहब मैं यह नहीं कर सकता। मैंने कहा, रामलाल देखो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैर से मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा भी घर अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। रामलाल ने मेरे गान पीठ से उठाकर पीठ की मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वह मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, रामलाल मेरी पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलटक सीधी हो गई और बोली, रामलाल अब मेरे पेट की भी मालिश करो। रामलाल बोला, मैम साहब ये क्या कह रही हो? रामलाल बुरी तरह से कांप रहा था और हिचकचाने थी कि रामलाल खुद से पहले नहीं करने वाला, वह चाहता था कि पहले मैं करूं। वह थोड़ा शर्मीला था, इसलिए मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूं कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रेशमा है और मैं 24 साल की खूबसूरत महिला हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जीवन में मुझे हर सुख मिला मगर एक वह सुख नहीं मिल पाया जो एक औरत चाहती है, और वह सुख था मेरे पति के प्यार। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के चलते वह हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे पास सुख साधन संपत्ति सब है मगर जिस चीज को हमेशा मैं अपने साथ चाहती हूँ वह मेरे पास नहीं है, और वह है मेरापति और उनका प्यार। मेरे घर में एक नौकर भी है जिसका नाम रामलाल है और उसकी उम्र 22 साल है। वह भी यहाँ का रहने वाला है और वह भी शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी बिहार में ही रहती है और वह भी अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए तड़पता है। पिछले साल की बात है कि मेरे पति जब घर आए थे, एक दिन रुके और पूरा दिन फोन पर ही लगे रहे और रात में मुझे बोले कि वह 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में। उस रात में फूट फूट कर रोई थी। हर बार मेरा पति जब भी घर आता वह सिर्फ 1 दिन के लिए ही रुकते और फिर चले जाते और मैं हमेशा की तरह अपने पति के प्यार के लिए तरसती रह जाती। यह भी कोई रिश्ता है? उनके घर से जाने के बाद मैंने खूब शराब पी और मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर रामलाल ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद मुझे घर ले आया और बहुत सेवा की। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन उसे बुलाकर उसका धन्यवाद किया। रामलाल बोला, मैम साहब हम तो आपके मुलाजिम हैं, आपकी खातिर करना हमारा काम है। हम अपनी गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर हैं, यहाँ कमाई के लिए पड़े हैं और आप सब कुछ होते हुए भी अपने पति से दूर हैं। माफ करना मैम साहब, ज्यादा बोल दिया। हमारी जब से शादी हुई है हम अपनी पत्नी के पास सिर्फ 2 महीने ही रह पाए थे, उसके बाद से 1 साल हो गया है और अभी तक हम अपनी घरवाली से नहीं मिलते हैं। बहुत याद आती है उसकी, मगर कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चल पाएगा? मैंने उसे 1 रुपया दिए और कहा, जाओ अपने घर हो आओ, और बोला, नहीं मैम साहब हम यह पैसे घर भेजेंगे ताकि हमारा घर चलता रहे। हम आपकी सेवा में यहीं पर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मालिक घर पर नहीं है तो हमें ही आपका ख्याल रखना होगा। रामलाल की बातें मेरे दिल को छू गई कि यह गरीब इंसान अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है और एक मेरे पति हैं कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना तड़पता होगा वह यहाँ पर अपनी बीवी के बिना, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के बगैर। तभी मुझे एक बुरा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प को भी तो दूर कर सकते हैं। तब से मेरी नज़र रामलाल के लिए बदल गई। एक दिन वह घर में सफाई कर रहा था। उस समय उसने सिर्फ नीचे एक हाफ पैंट पहन रखी थी। उसकी मसल
बुझाए और बदन को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा था। मैंने ठान लिया कि रामलाल के साथ उसकी और अपनी दोनों की डप मिटा लूंगी। मैं उसे अपने करीब लाने के लिए नए नए तरीके अपनाती, लेकिन उसका ध्यान हमेशा घर के कामों पर ही रहता। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती ताकि उसका ध्यान भटके और वह मेरी तरफ आकर्षित हो, लेकिन वह तो हमेशा अपने कामों में ही बिजी रहता। मैं जब नहाने के लिए जाती तो बाथरूम का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ देती और अक्सर रामलाल के सामने में छोटी छोटी नाइट कपड़े में ही रहती, लेकिन मेरे सारे हाथ खंडे फेल हो चुके थे। मुझे लगा मुझे कोई और ट्रायल करना चाहिए जिससे कि रामलाल जल्दी बहक जाए। मैंने रामलाल को एक बार अपने पास बुलाया और उससे कहा, क्या आज मेरा शराब पीने का बहुत मन है? उसने कहा, मैम साहब, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और पिछली बार भी आपने इतनी शराब पी थी कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही है और मैं पति का प्यार पाने के लिए तड़प रही हूं और मेरा पति मेरी बेचैनी को नहीं समझता। वह खामोशी से सिर झुकाए मेरी बातें सुनता रहा। मैंने 2 गिलासों में शराब डाली और एक गिलास शराब का उठाकर मैंने रामलाल के हाथ में दे दिया। उसने कहा, मैम साहब, मैं शराब नहीं पीता और मेरी इतनी औकात भी नहीं है जो मैं इस तरह से शौक पालूं। मैं पूरी तरह से बेबस थी। आखिर करूं तो क्या करूं? फिर मेरे शैतानी दिमाग में एक प्लान आया। मैं समझ गई थी कि यह प्लान जरूर काम करेगा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति को मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस की फिक्र है और मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। हर लड़की शादी के बाद यही चाहती है कि उसका पति उसके पास रहे, उससे प्यार करे, उसका ख्याल रखे, और शराब शायद मेरी किस्मत में पति का प्यार नहीं था। उस रात रामलाल मेरे कमरे में आया और बोला, मेम साहब, खाना लगा दे। तो मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, रामलाल, मेरा एक काम करोगे? तो रामलाल बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहब। मैंने कहा, रामलाल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है लग रही, थोड़ा सा तेल गर्म करके लाओ और मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। रामलाल बोला, ठीक है मैम साहब, हम तेल गर्म करके लाते हैं। और उस समय मैंने गाउन पहनी हुई थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। रामलाल 5 मिनट में तेल गर्म करके कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा कि रामलाल, मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। तभी रामलाल, जी मैडम साहब, करके मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रामलाल को अपने जलवे दिखा। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रोमांटिक और रहस्यमय कहानी लेकर आई हूं जो आपके दिल को छू लेगी और आपको सस्पेंस के जाल में उलझाएगी। तो चलिए मेरी कहानी शुरू करते हैं। मैं रीता, मसूरी, उत्तराखंड की एक छोटी सी दुनिया में रहने वाली 24 साल की लड़की। यहाँ की ठंडी हवाएं, घने जंगल और पहाड़ों की शांति मेरे दिल को हमेशा सुकून देती थी। मैं एक छोटे से गेस्ट हाउस में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, जहां मैं हर दिन नए नए लोगों से मिलती और उनकी कहानियां सुनती। मेरा सपना था कि मैं एक दिन अपनी खुद की ट्रैवल डायरी लिखूं, जिसमें मसूरी की खूबसूरती और यहाँ की अनकही कहानियां हों। मेरी जिंदगी सादी थी। सुबह गेस्ट हाउस में मेहमानों का स्वागत, दोपहर में किताबों में खो जाना और रात को मसूरी की पहाड़ियों पर सितारों को देखते हुए अपने सपनों को बुनना। मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी जो मैं किसी से कह नहीं पाती थी, एक ऐसा प्यार जो मेरी जिंदगी को एक अनोखी कहानी बना दे। मुझे नहीं पता था कि ये ख्वाहिश मुझे एक ऐसे रोमांचक और रहस्यमयी सफर पर ले जाएगी जहां प्यार और खतरा एक दूसरे से गुंथ जाएंगे। एक सर्द दोपहर मेरे गेस्ट हाउस में एक नया मेहमान आया, रोहन, 28 साल का एक युवक, जिसकी गहरी काली आंखों में एक अनोखी गहराई थी। वह दिल्ली से मसूरी आया था, शायद कुछ अकेलापन छोड़कर शांति की तलाश में। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वह कोई राज छुपा रहा हो। वह हर दिन गेस्ट हाउस की लॉबी में बैठकर कॉफी पीता और एक पुरानी सी डायरी में कुछ लिखता। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, रोहन, तुम इस डायरी में क्या लिखते हो? कोई कहानी या कुछ और? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रीता, ये मेरे दिल की बातें हैं जो मैं सिर्फ कागज पर उतार सकता हूँ। शायद किसी दिन तुम इन्हें समझ सको। उसकी बातों में एक जादू था
जो मुझे बार बार उसकी ओर खींचता। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वह हमेशा अपने पास एक छोटा सा चांदी का पेंडेंट रखता, जिसे वह बार बार छूता, जैसे उसमें उसकी जिंदगी का कोई बड़ा राज छुपा हो। हमारी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। रोहन मुझे मसूरी की पहाड़ियों की सैर करवाता और मैं उसे अपनी अधूरी ट्रैवल डायरी की कहानियां सुनाती। हम अक्सर मसूरी की मॉल रोड पर टहलते, जहां ठंडी हवाएं और सितारे हमारी बातों के गवाह बनते। एक शाम, जब हम कैमल्स बैक रोड पर बैठे थे, आसमान में तारे चमक रहे थे। रोहन ने मेरी ओर देखा और कहा, रीता, तुम्हारी मुस्कान इस मसूरी की रातों से भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम्हारी बातें, रोहन, इन पहाड़ों से भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। उसने मेरी आंखों में देखा और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे दिल ने उसका कोई राज पढ़ लिया। लेकिन तभी उसका फोन बजा और वह जल्दी से उठकर एक तरफ चला गया। मैंने सुना, वह किसी से धीमी आवाज में कह रहा था, वो चीज मुझे आज रात तक चाहिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरा दिल धक से रह गया। रोहन आखिर क्या छुपा रहा था? कुछ हफ्तों बाद मसूरी में एक सांस्कृतिक फेस्टिवल होने वाला था। मैंने अपनी ट्रैवल डायरी का एक हिस्सा उसमें पेश करने का फैसला किया, जिसमें मैंने मसूरी की खूबसूरती और यहाँ की अनकही कहानियों को लिखा था। रोहन ने मेरी बहुत मदद की। वह मेरे लेख को पढ़ता, सुझाव देता और मुझे हौसला देता। उसकी हर बात मेरे मन में एक नई उम्मीद जगाती। फेस्टिवल के दिन मैंने अपनी कहानी पढ़ी और भीड़ ने तालियां बजाईं। रोहन वहां था, कोने में खड़ा, मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ। लेकिन उसकी मुस्कान में फिर वही उदासी थी जो मुझे बार बार परेशान करती। फेस्टिवल के बाद, जब हम मॉल रोड पर टहल रहे थे, मैंने हिम्मत करके पूछा, रोहन, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? वो पेंडेंट, तुम्हारी रात की गायबियां, ये गुप्त बातें, ये सब क्या है? उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलका, फिर उसने मेरे हाथ को थामा और कहा, रीता, तुम मुझ पर भरोसा करो। कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें सही वक्त पर बताऊंगा। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। एक रात मैंने देखा कि रोहन गेस्ट हाउस के पास एक सुनसान जंगल की ओर जा रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे किसी का डर हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने चुपके से उसका पीछा किया। वह एक पुराने, खंडहरनुमा कॉटेज में गया, जहां वह अपनी डायरी खोलकर कुछ लिखने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। रोहन चौंक गया और जल्दी से डायरी बंद कर दी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, रोहन, ये सब क्या है? तुम रात रात भर कहाँ जाते हो? वो बैग में क्या था? वह हड़बड़ा गया, लेकिन फिर उसने मुझे बैठने को कहा और अपनी डायरी मेरे सामने रख दी। उसने बताया कि वह एक पुरातत्वविद है, जो मसूरी में एक प्राचीन खजाने की तलाश में आया था। कई साल पहले उसके पिता, जो एक इतिहासकार थे, ने मसूरी के जंगलों में एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों की खोज की थी, जिसमें एक बेशकीमती मूर्ति छुपी थी। लेकिन उसके पिता की रहस्यमयी मौत हो गई थी और रोहन को शक था कि उनकी मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी। उसका चांदी का पेंडेंट उसके पिता का था, जिसमें मंदिर का एक नक्शा छुपा था। रोहन ने कहा, रीता, मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बता रहा था क्योंकि ये खतरनाक है। कुछ लोग इस खजाने के पीछे हैं और मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, रोहन, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, रीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन मेरा दिल इस खजाने का सच जानने से पहले किसी और को पूरी तरह अपनाने से डरता है। मैंने उसका हौसला बढ़ाया। अगले कुछ हफ्तों में हमने मिलकर उस प्राचीन मंदिर की तलाश शुरू की। हमने मसूरी के जंगलों में रात रात भर खोज की, पुराने नक्शे पढ़े और स्थानीय लोगों से बात की। एक रात,
जब हम एक गुफा में मूर्ति के सुराग ढूंढ रहे थे, अचानक कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। मेरी सांसें थम गई थीं। रोहन ने मुझे अपने पीछे छुपाया और उनसे सामना किया। उसने अपनी हिम्मत और चतुराई से हमें बचाया, लेकिन उस रात हम बाल-बाल बचे। गुफा से बाहर निकलते ही रोहन ने मुझे गले लगाया और कहा, रीता, तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो, आज मुझे एहसास हुआ। मैंने भी धीरे से कहा, रोहन, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। आखिरकार हमने उस प्राचीन मूर्ति को ढूंढ निकाला। वह एक बेशकीमती ऐतिहासिक धरोहर थी, जिसे हमने सरकार को सौंप दिया। रोहन के पिता की मौत का सच भी सामने आया। कुछ लालची लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया था। रोहन ने अपने पिता का सपना पूरा किया और उसका दिल अब आजाद था। उस रात मसूरी की पहाड़ियों पर रोहन ने मेरे सामने घुटनों पर बैठकर कहा, रीता, तुमने मुझे न सिर्फ प्यार दिया, बल्कि मेरे अतीत के बोझ को भी हल्का किया। क्या तुम मेरे साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताओगी? मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने हाँ कह दी। आज मैं और रोहन एक दूसरे के साथ हैं। मैंने अपनी ट्रैवल डायरी पूरी की, जो हमारे प्यार और इस रोमांचक सफर की कहानी है। हमारी मोहब्बत मसूरी की पहाड़ियों की तरह अटल और सितारों की तरह चमकदार है। दोस्तों, अगर आपको ये रोमांटिक, कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपने सपनों के लिए प्रेरित हो सकें।